वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्ट्रगल आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो ये बताना, जैसे आप मेरी वॉइस सुन रहे हो इसमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? जैसे मैं भी बोल रहा हूँ प्रेजेंट टाइम पे कुछ फर्क नजर आ रहा है? पहले तो ये बताना येस या फिर नो में, ठीक है, कि आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जिसको आ रहा है तो बताना कि पहले से बेटर है या फिर पहले से मतलब बेकार है। अगर बेटर होगा पहले से तो यस के सामने 1 लिखना, और अगर पहले से बेकार होगा तो यस के सामने 2 लिखना। ठीक है, और अगर किसी को नजर ही नहीं आ रहा है तो फिर उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ भी लिखने की। ठीक है, बस नो लिख देना। ठीक है, तो यानी कि इसमें से बेसिकली अगर किसी को यस हाँ डिफरेंस नजर आ रहा है तो यस का मतलब 1 है कि पहले से बेटर है। ठीक है, और यस का मतलब 2 है तो पहले से बेकार है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, जिसके बेस पर मुझे कुछ एनालाइज करना है थोड़ा सा। ठीक है, बाकी बड़ी शानदार बहुत प्यारी बात बोली गई है कि हारने वाले को कोई याद नहीं रखता यार आज की डेट में। ठीक है, उसे ही याद रखा जाता है जो हार कर भी तब तक नहीं हार मानता जब तक कि इंसान जो जीत ना जाए। इसको कहते हैं इंसान। ठीक है, इसको कहते हैं रियलिटी में जिंदा दिल इंसान, जो कहता है कि नहीं यार हार थोड़ी ना है, अभी तो बस कुछ सीखा है नया, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अब फिर से लगना है यार, इसको अचीव करके छोड़ना है। तो ये वाली टेंडेंसी इंसान के अंदर आ जाएगी ना जिस दिन, उस धरती पर उसको कोई हराने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, पर लेकिन ये बहुत कम लोगों के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो हार कर भी जीतने ना, कि जीत कर हारने वाले को मानी हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो वो वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर रियलिटी में आप लोग बाजीगर बनना है तो अपने आप को उस जोन में लाना पड़ेगा कि हाँ बस लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, 2 वीडियो डेली आप लोगों को देखने को मिलेगी करंट अफेयर की। अगर रेगुलर इनको अपनी लाइफ का पार्ट बना लोगे तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, सब कुछ आप लोगों का कवर हो जाता है। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, पेन और कॉपी लेकर बैठना, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों को बताई जाएंगी, और लंबे समय तक आप लोग याद रखना चाहते हैं तो लिखकर आप लोग उसको लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे। वीडियो देखने के बाद में लगे यार इसकी पीडीएफ होनी चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो पूछता हूं उनके आंसर भी आप लोग को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू के आंसर आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर, ये पीडीएफ होगी, ये आप लोग की हिंदू की जो बेसिकली वीडियो ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, डेली 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं, इनका आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं रेगुलर अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो नैनो मैगजीन थे उसके भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी थे, जैसे युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, तो अलास्का में देखने को मिली। गोरखा रेजिमेंट का मोटो बेटर टू डाई देन लीव लाइक ए कवर्ड, यानी कि एक तरीके में नहीं था कि कायर आदमी से ज्यादा है कि जिंदा रहने से बेटर है कि मर जाए इंसान। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था 2020 में। 2021 में किसको दिया गया ये आप लोग बताइए। तो ये नोबेल पीस प्राइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स ये स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, और पीस वाला दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। बाकी स्टंटिंग जो होता है वो लो हाइट होती है फॉर एज, और वेस्टिंग जो होता है वो होता है लो वेट फॉर हाइट। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों से पूछा था, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ेंगे, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। तो वीडियो को यार टकटकी लगाकर देखना, अगर टकटकी लगाकर देखोगे तो काफी कुछ आप लोग यहाँ पर नया जान पाओगे, वरना चीजें जो हैं वो फिर आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेगी, यानी कि अच्छे से आप लोगों को देखना है। और सबसे पहले आप लोगों को जो त्योहार है उनकी विशेष है, तो वाल्मीकि जयंती है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी वाल्मीकि जयंती। और इसी के साथ में ईद, ये है यहाँ पर ईद ए मिलाद। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से सेलिब्रेट करना है। ठीक है, तो ईद ए मिलाद उल नबी मुबारक। ठीक है, तो मतलब पूरा नाम जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये। तो दोनों ही अच्छे से फेस्टिवल को आप लोगों को सेलिब्रेट करना है। यार इंडियन है तो इंडियन का मतलब है कि हम लोग मल्टी कल्चरल लोग हैं। ठीक है, हम लोग को सारी चीजें एंजॉय आता है, मतलब एक तरह से मजा आता है एंजॉय करने में, तो अच्छे से एंजॉय करना, मिलकर सेलिब्रेट करना, यही होती है जिंदगी। उन्हें कहते हैं मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो जिस भी त्योहार में आप लोगों को मौज मिलती है बस एंजॉय करो, फिर क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो को टकटकी लगाकर देखना यार, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। इसी के साथ में पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, पहले समझ तो ले क्या डिस्कस करेंगे। आप लोगों का दिमाग में कुछ चीजें घुसेंगे, अच्छा ये डिस्कस करना है तो लेक्चर को अच्छे से सुनोगे। ठीक है, एक एक कर देखते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है एक डिक्लेरेशन के बारे में। ये डिक्लेरेशन का नाम आप लोगों को बताना है। लगभग 100 कंट्रीज इनके देशों के द्वारा इसको एक तरीके से अडॉप्ट किया गया है, इनके ग्रहण किया गया है। और ये 15th कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में यूएन की, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात करती है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड यहाँ पर ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका डिक्लेरेशन का नाम क्या दिया गया है। और डिक्लेरेशन का नाम अगर आप लोगों को पता होगा तो ये कंट्री भी आप लोग बता दोगे, क्योंकि जहां पर कोई भी मीटिंग होती है उसी के नाम पर उसका डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है। तो न्यूज काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। थीम क्या है, इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन के आगे थीम आप लोग कंप्लीट करनी है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा कि प्रीवियस एग्रीमेंट जो था, ये अभी जो नया एग्रीमेंट आने वाला है ये 2020 से आगे चलेगा। इससे पहले 2011 से लेकर 2020 तक का एक
एग्रीमेंट था, उसका नाम बताना है, वो जापान की एक सिटी के नाम पर है। और अगर आप लोग रेगुलर मेरे साथ में कनेक्ट है तो ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूं, ठीक है। ये बेसिकली 2010 में जापान के अंदर देखने को मिला था। 30 क्रॉस 30 अभी कुछ दिनों पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, 30 बाई 30, 30 क्रॉस 30। तो ये कॉन्फ्रेंस जो वो पार्टी है 15 के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। ये एक तरीका डिबेट चल रहा है। तो 30% क्या क्या है यहाँ पर, 30% क्या और 30% क्या, किसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है 2030 तक का। यानी कि ये 10-10 साल का एक प्रोग्राम आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि इन्वायरमेंट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर और यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये भी एक पूरी न्यूज होगी, डिटेल में डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में। तो ये बेसिकली आप लोगों को ये बताना है किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इंडिया की जो रैंक है वो इंप्रूव हुई है अभी थोड़ी सी, तो पहले कितनी थी 2020 में और अभी 2021 में कितनी हुई है, तो दोनों डिटेल में डिस्कस करूंगा, कोई कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। IEA इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए। ये जो है बोल रहा है कि इंडिया को आ जाओ भाई साहब, यार आप आते ही नहीं हो, हम बुला बुला के थक गए, आप आते ही नहीं हो, कि अगर हमारे साथ में रहो तो थोड़ा मेंबर बन जाओ यार हमारा। तो उसी के चलते इसने यहाँ पर भी इंडिया को बुलाया। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है, अगर बात करें किसका, बेसिकली एनर्जी का। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कौन है, तो यूएसए और चाइना है, तीसरे नंबर पर इंडिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कंज्यूमर की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये देखिएगा, अभी देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है क्योंकि कई बार ना ऊपर नीचे होती रहती है थोड़ी थोड़ी चीजें, ठीक है। कभी आप लोगों को चाइना के बाद में इंडिया दूसरे नंबर पर देखने को मिल जाता है, तो यूएसए जो है वो अभी यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो गया, वो हो गया इस तरीके से। तो ये आप लोगों को चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी इनके द्वारा बोला गया कि 3rd लार्जेस्ट जो है कंज्यूमर है और फुल टाइम मेंबर के लिए इसको इन्वाइट किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की है, किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ये आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर 2021 में एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसको इंक्लूड नहीं किया गया और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है वो, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में उस कंट्री को इंक्लूड नहीं किया गया और वो कंट्री जो है वो एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। तो ऐसी स्टेटमेंट भी आप लोगों से कई बार दे दी जाती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो कंफ्यूजन अगर नहीं रहेगा तो चीजें लंबे समय तक आप लोग याद रख पाओगे। तो ये वो टॉपिक है जो मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए एक एक कर यहाँ पर नजर डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यही आर्टिकल मैं आप लोगों को बताता हूँ जिसमें हम लोग जो बेसिकली इकोनॉमिक आउटलुक और ये एनर्जी के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाओगे, ठीक है। तो पहले इन्हीं के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर बेसिकली इंडेक्स के बारे में। इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो ग्रीनविच है उसके द्वारा यहाँ पर ये इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है। क्लाइमेट के बारे में बात की जा रही है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस एग्जाम में बनी जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लेंगे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट की वजह से जो रिस्क होता है उसका ये इंडेक्स है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बेसिकली, ये क्या है यहाँ पर, ये है बेसिकली जर्मन वॉच। मैंने ग्रीनविच बोला था क्या, ऐसी ऐसी हरकतें मैं कई बार करता हूँ, ठीक है। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ मतलब कि दिमाग में चलता है कुछ, कई बार बोलता कुछ हूँ, ये ना आदत ऐसी हो रखी है, मैं बड़ी फ्रीक्वेंटली करता हूँ ये हरकतें यार चलिए जो भी एंजॉय करते रहिए, इससे एक फायदा आप लोगों को हो जाता है कि हाँ सर ने ये बात गलत बोली थी वहां पर, अब एग्जाम में तो कम से कम हम लोग इसको गलत नहीं करेंगे, ठीक है। इतना तो कम से कम फायदा होता है ना चलिए कोई नहीं, ध्यान रखिए। अगर कुछ भी ऐसी प्रिंटेड मिस्टेक होती है मेरी वॉइस की वजह से तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो इंडेक्स है वो एनालाइज करते हैं यहाँ पर बेसिकली कि किस तरीके से जो वेदर रिलेटेड जो लॉस हो रहे हैं, कहीं एक तरीके से तूफान आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे हीट वेव आ गई, तो उनको यहाँ पर चेक करता है, उसकी वजह से जो नुकसान होता है उसको यहाँ पर चेक करने के बाद में बताता है कि भाई साहब इतना नुकसान हो गया, ठीक है। तो इंडेक्स जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, यानी कि ये जो यहाँ पर ये क्लाइमेट इंडेक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें यूएसए को इंक्लूड नहीं किया गया है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान यहाँ पर रिसेंटली देखने को मिला, ये है अपनी प्यारी कंट्री और थोड़ा सा इंडियन ओशन के अंदर ही आप लोग आएंगे, इसको जूम करके थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर ये है मोजाम्बिक और ये है मेडागास्कर। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर को सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला, जो कि यहाँ पर इसके हिसाब से अगर बात करें तो, ठीक है। तो मोजाम्बिक, मेडागास्कर और इसी के साथ में यहाँ पर ये है बहामास आइलैंड। ये दिखा तो मैं आप लोगों को मैप में देता भी 1 मिनट के अंदर, पर लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिखा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो बहामास में ये कहाँ पर है, ये आप लोग को जाकर इसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली 2019 का अभी फिलहाल डेटा इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इसी के चलते 2000 से लेकर 2019 तक का अगर बात करें तो यहाँ पर ये है बेसिकली प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती। तो इनको हाईएस्ट नुकसान देखने को मिला। 2019 में पूछे तो इनको नुकसान देखने को मिला, और पिछले 20 सालों में लगभग मोटे मोटे तौर पर देखें तो इन कंट्री को नुकसान देखने को मिला, जिसमें है प्यूर्टो, इसी के साथ में प्यूर्टो रिको, रिका और इसी के साथ में म्यांमार और हैती, ठीक है।
तो इनके नाम भी आप लोग हल्का सा आइडिया रखेगा। इंडिया जो है वो यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, यानी कि जितना नुकसान हो रहा था उसके कंपेयर में भी कम नुकसान आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले हमारी रैंक थी यहाँ पर 5, जितनी रैंक ऊपर को होगी यानी कि 1 2, इसका मतलब उतना ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। जितनी रैंक नीचे को होगी इतना कहा जाता है उतना ही ज्यादा चीजें अच्छी हो रही है। तो 7th रैंक अभी देखने को मिली, तो इसका मतलब चीजें थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। ठीक है, इसी के साथ में डायरेक्ट जो इंप्लीकेशन है, जैसे कि चेक करता है कि प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश कैसी हो रही है, फ्लड यानी कि कैसी बाढ़ वगैरह आ रही है। ठीक है, लैंडस्लाइड यानी कहीं जैसे कि एक तरीके से जमीन खिसक गई, ठीक है, पहाड़ खिसक गया, वो वाली चीजें। तो मेजर कॉज ऑफ लॉस इसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे देश में कई सारे लैंडस्लाइड के केसेस अभी निकल कर आए, जिसे साउथ इंडिया में भी आप लोगों ने देखा। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, ट्रॉपिकल क्या होते हैं, जो ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसके बीच में इक्वेटर होगी। तो यहां पर इसके पास वाले रीजन में जो साइक्लोन आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्मली उनको शब्द यूज कर लिया जाता है, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी कई बार काफी सारा नुकसान जो है वो इंडिया को यहां पर देखने को मिलता है। तो इसके चलते यहां पर खासकर जो लीस्ट डेवलप कंट्री है, यानी कि जहां पर डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ है, वहां पर आप लोग को ये नुकसान नजर आएगा। और अगर बात करें अपनी कंट्री के अंदर में, हमारा मैक्सिमम जो नुकसान होता है वो होता है मॉनसून ड्यूरेशन में, यानी कि जब मॉनसून आता है देश के अंदर में, कब से लेकर जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये जो टाइम पीरियड रहता है इसमें आप लोग को यहां पर नुकसान देखने को मिलेगा। तो फ्लड जो होती है यानी कि जो बाढ़ आती है, उसकी वजह से रिसेंटली अभी कई सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। और मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि अभी इंडिया के अंदर लगभग 11 मिलियन का, यानी कि पैसों के हिसाब से बात करना, कहीं बिजली के खंभे टूट गए, कहीं रोड खराब हो गई, ठीक है, कहीं और भी दिक्कतें देखने को मिली। तो इतना मिलियन अभी रिसेंटली हमारी कंट्री पर इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, इतने मिलियन लोगों पर इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, और बाकी के डॉलर में बोले तो 10 बिलियन डॉलर की बेसिकली बात की जा रही है, इकोनॉमिक लॉस देखने को मिला पिछले कुछ टाइम में अपने देश के अंदर। और अगर कोई पूछ ले साइक्लोन के बारे में, सबसे ज्यादा जो नुकसान हमारे देश में किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना ये फैनी करके साइक्लोन आया था। ठीक है, तो फैनी जो साइक्लोन आया था इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। ये मई के महीने में 2019 में हमारे देश में देखने को मिला था। तो इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। देखिए साइक्लोन की वजह से तो कोस्टल एरिया में नुकसान होगा, जो हमारे कोस्टल एरिया है, ठीक है, और जो हमारा हिमालयन वाला रीजन है वहां पर ग्लेशियर की वजह से नुकसान होगा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, वो दिक्कतें देखने को मिलेगी। बाकी के जो कोस्ट दूसरे एरिया है यहाँ पर बाउंड्री कंट्री किसी कंट्री के साथ में, जैसे डेजर्ट वाला एरिया हो गया, तो वहां पर गर्मी की वजह से इंपैक्ट आप लोगों को पड़ता हुआ नजर आएगा, हीट वेव चलती हुई नजर आएगी। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक बार फिर से सुनिए क्या क्या बोल दिया मैंने यहाँ पर। जैसे कि कोस्टल एरिया में तो साइक्लोन की वजह से नुकसान होगा, ठीक है, ये ऊपर वाला रीजन है, यहाँ पर जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो उत्तराखंड में क्लाउड ब्रस्ट वो सब चीजें देखने को मिली, उसकी वजह से नुकसान है। बाकी के जैसे एरिया दूसरे हैं यहाँ पर, ये इनमें आप लोगों को मैक्सिमम हीट वेव की वजह से नुकसान देखने को मिलेगा, गर्मियां बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, उसकी वजह से कई बार लोगों की जान चली जाती है। तो ये सारे अलग अलग रीजन में अलग अलग नुकसान है। तो इसके बेस पर चेक किया गया क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है। अभी यहाँ पर जो ये प्रस्तुत किया गया है 16वां संस्करण है इसका, ठीक है, तो 16th एडिशन यहाँ पर अभी इसका प्रस्तुत किया गया है। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रखेगा। कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग के माइंड में क्लियर रहेगा, तो आंसर भी अच्छे से आप लोग दे पाओगे, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर देखेंगे। ये बेसिकली बात की जा रही है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही आप लोग याद रखेगा, IEA लिखा हुआ आ जाता है कई बार, और आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में भी कई बार स्टेटमेंट दे देते हैं एग्जामिनर, और बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको देखा जाए कि इसको याद है कि नहीं, ठीक है, उन्हें आप लोग साथ में खेलते देखते हैं, बताएगा नहीं बताएगा तो वो वाली चीजें, कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं लोग आपके साथ में एग्जाम के अंदर में। तो इसलिए आप लोगों को छोटी छोटी सी चीजें बेसिकली रेगुलर अगर आप लोग सुनते हैं तो वैसे याद हो जाएगी, क्योंकि पता नहीं कितनी बार न्यूज आती है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देखेगा। ओके, अभी अगर बात करें तो वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बोला गया इंडिया को। तो इंडिया को बोला गया यार तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो दुनिया में, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तुम्हारी पॉपुलेशन है, तो आओ यार, आओ कभी हमारी दुनियादारी में, आओ कभी हमारे देश में, ठीक है, आओ कभी गुजरात में तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। वो नहीं कहते आओ कभी हवेली पर, आओ कभी गुजरात में से अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि आओ कभी एनर्जी जो यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में, तो हम जो है आके तुम्हारा स्वागत करेंगे, और फिर बोलना कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो इंडिया जो है यहाँ पर अगर उसके बारे में बात करें तो यहां पर एक तरीके से बोला गया कि वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। तो एक पोटेंशियल है यहां पर कहीं ना कहीं, अगर इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक तरीके से ऑयल रिजर्व के ऊपर अगर बात करें, यहां पर रिजर्व हमारी कंट्री में कई बार ऐसी चीजें देखने को मिली, जैसे कि अगर बात करें काफी हद तक हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ये जो एनर्जी के बारे में। लगभग 80% हम लोग अपना जो ऑयल का रिक्वायरमेंट है वो बाहर से खरीदकर हम लोग लेकर आते हैं, 80 क्या लगभग 83-84 के करीब है लगभग। अगर हम लोगों को यहाँ पर इसका पार्ट बनना है तो कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री में चीजें मिल जाएंगी। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमारे पास में इतना अपना ऑयल रिजर्व होना चाहिए ताकि 90 दिनों तक अगर हम लोग किसी कंट्री से खरीद कर न लेकर आए तो हमारा काम चल जाए,
ठीक है। तो इस तरीके यानी कि मान लीजिए घर वालों से पैसे आप लोगों ने ले लिए तो घर वाले बोले कि जो पैसे तुमको दे दिए अब 90 दिनों तक पैसे मत मांग लेना। 90 दिनों का मतलब 3 महीने तक, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि 3 महीने तो हम बर्बाद हो जाएंगे भाई। तो आज की डेट में टोटल मिलाकर 30 मेंबर है, इंडिया इसका पार्ट बन जाता है, तो इसमें 31 कंट्रीज आप लोगों को इसका पार्ट देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग 8 एसोसिएटेड मेंबर आप लोग यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, तो वो भी है यहाँ पर। अगर बात करें कैंडिडेट जो कंट्री है इंटरनेशनल जो यहाँ पर बेसिकली एनर्जी एजेंसी के, वो यहाँ पर अगर मेंबर बनते हैं तो बेसिकली एक तरीके से बोला गया मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था बेसिकली 1974 में एज द फ्रेमवर्क ऑफ ओईसीडी, ठीक है। तो यहाँ पर आईईए ये बेसिकली बनाया गया, तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मिशन इसका यही रहता है कि एक तरीके से अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी पर फोकस किया जा सके। क्लीन एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी वगैरह बनाओ यार, क्या फालतू में आप लोग तेल वगैरह खर्च कर रहे हो, तो ये बोलता है अपने मेंबर को। तो यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा, अपने देश में सिक्योरिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, इंगेजमेंट रहे वर्ल्ड वाइड एक तरीके से चीजों को सही करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट आप लोगों को पेरिस जो फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं यहां से आप लोगों से, ओईसीडी इसको बेसिकली ओईसीडी जो मैंने अभी बताया आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, क्या इंडिया इसका मेंबर है? आप लोगों को ये बताना है। वैसे कॉमन सेंस की बात है, मैंने बताई दी चीजें आप लोगों को। अगर कॉमन सेंस थोड़ी सी भी लगाओगे तो क्वेश्चन सही कर पाओगे, ठीक है। और जबकि यूपीएससी आप लोगों से बोलता है कॉमन सेंस जरूर साथ में लेकर आना, घर छोड़ के मत आना, तो इसलिए याद रखना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्यारी प्यारी सी बातें और बता देता हूं आप लोगों को। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर चीजें अगर देखेंगे, ये अभी इसको स्टैब्लिश किया गया, पर्पज बेसिकली था 1973-74 में जो ऑयल क्राइसिस आया, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये चीजें बेसिकली डेवलप की गई ताकि चीजों को ढंग से हैंडल किया जा सके, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि चीजों को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, और आज की डेट में कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जाए हर एक कंट्री का 10% जो ऑयल रिक्वायरमेंट है उसको कम किया जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर अपना फोकस देना स्टार्ट कर दें। अब ये जो इसके चलते अगर आप लोग बात करेंगे तो कई सारी रिपोर्ट भी आप लोगों को देखने को मिलती है, इनके नाम थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। जैसे कि पूछ ले ग्लोबल एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो ये यहाँ पर इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। आप लोगों से पूछ ले कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन प्रस्तुत करता है, तो भाई साहब यही प्रस्तुत करता है। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स कौन प्रस्तुत करता है, तो भाई साहब यही प्रस्तुत करता है। वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस कौन प्रस्तुत करता है, तो भाई साहब यही प्रस्तुत करता है। एनर्जी टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव कौन प्रस्तुत करता है, तो भाई साहब यही प्रस्तुत करता है। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, भाई साहब यही प्रस्तुत करता है। और इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, यानी कि अलग अलग कंट्री की जो वो भी इसके द्वारा बेसिकली प्रस्तुत की जाती है। तो सारे ये जो है इसी के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। अभी एक न्यूज भी आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा, कंफ्यूज मत होना, अभी उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। जो नेक्स्ट न्यूज आप लोगों की होगी वो उसी से रिलेटेड होगी, तो इनके बारे में अगर लंबे समय तक चीजें याद रख पाएंगे तो फिर आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड भी करने में दिक्कत नहीं होगी। तो मेंबर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि 10% कम से कम एनर्जी जो कंजप्शन है इंडिया की उसको रिड्यूस कर दिया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी पर इसको शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये है बेसिकली टारगेट, यानी कि खेला खेलेंगे हमारे साथ में, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ओके आगे चलता हूँ। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है इसी से यहाँ पर, जिसके बारे में अभी आप लोगों को राम कहानी सुनाई सारी, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा यहाँ पर रिलीज किया गया वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, अभी बताया मैंने। तो 2021 की जो रिपोर्ट है यहाँ पर ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, अभी की गई, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत की गई। आखिर ये इतनी ऐसी ऐसी रिपोर्ट क्यों निकाल कर लेकर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं, लोगों को क्यों नहीं जीने दे रहे हैं? अगर कोई पूछ ले आप लोगों से तो बताइएगा इसलिए नहीं जीने दे रहे हैं भाई साहब। अभी ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है, सब मिलेंगे मौज मस्ती करेंगे, ये 26वें नंबर की पार्टी है। ये बेसिकली लास्ट ईयर भी मिले थे, कुछ काम नहीं हो पाया, बेसिकली 2020 में तो बेसिकली मिल ही नहीं पाए, ठीक है। तो एक्साइटेड है मिलने के लिए कि हाँ बहुत कुछ हम लोग बेसिकली इन्वायरमेंट में सुधार करेंगे, फिर पता चलेगा, देखेंगे क्या क्या सुधार करेंगे। तो ये ग्लासगो यूके के अंदर होने वाली है, तो इसके ऊपर फोकस इसलिए दिया जा रहा है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कि हाँ ऐसी रिपोर्ट आ गई, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अपनी रिपोर्ट लेकर आ गई, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज अपनी रिपोर्ट लेकर आ गया, तो सब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि यहाँ पर लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके कि भाई साहब सुधर जाओ वरना इन्वायरमेंट तुमको सुधारेगा। तो ये बेसिक पर्पज है, और ये कब स्टार्ट होने वाली है, तो अक्टूबर के एंड में होगी यहाँ पर ये अभी स्टार्ट, ठीक है। तो इसका बोला जा रहा है कि मोर देन 40% जो रिक्वायरमेंट है एमिशन को उसको रिड्यूस करना है, ठीक है, ताकि यहाँ पर अगर हम लोग आज के दिन बात करें चीजों की इफिशिएंसी को बढ़ा सके, इंप्रूव कर सके इफिशिएंसी, लिमिट कर सके जो गैस लीकेज वगैरह ये सब चीजें, ठीक है, इंस्टॉल कर सके विंड एंड सोलर पावर प्लांट वगैरह। इसी के साथ में कंपटीशन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टेक्नोलॉजी में वो अच्छा होना चाहिए। तो इसके चलते दो पॉसिबल जो सिनेरियो है, पहला तो है यहाँ पर स्टेट पॉलिसी सिनेरियो, ठीक है, ताकि एक तरीके से जो स्टेटेड यानी कि सॉरी स्टेटेड पॉलिटी सिनेरियो यानी कि जो स्टेटेड इसके अंदर जो मेंशन किए गए। दूसरा है प्लेज फॉर नेट जीरो, यानी कि नेट जीरो के लिए भी प्रतिज्ञा लेनी है, ठीक है।
यानी कि एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से एक कसम खिलानी है कि हाँ तुम जो है भाई साहब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर चलोगे, ठीक है। एक तरीके ना मम्मी पकड़ के बोलने लगे आप लोगों को आज के बाद बेटा इतने टाइम तक नहीं खेलोगे, बैठ के पढ़ाई करोगे, खाओ मेरी कसम, ठीक है। तो वही वाली बात यहाँ पर बोल रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन कसम खाता है यहाँ पर प्लीज फॉर द नेट जीरो। तो मेजर जो सजेशन है यहाँ पर ये है बेसिकली क्लीन जो इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। क्लीन मतलब वही सोलर वाली बात, वही विंड वाली बात, ठीक है। लो एनर्जी एमिशन, तो इसका मतलब ये कि वही बात कि यहाँ एनर्जी एमिशन तो कमी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज कर लेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, रिड्यूस होगा यहाँ पर मेथेन का। आप लोगों को ये जरूर याद रखना है, डिकेड फॉर क्लीन एनर्जी। मेथेन के बारे में कुछ बातें बता दूं, CH4 जो है अगर वो रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की 80 गुना ये बेसिकली इन्वायरमेंट को गर्म करती है CH4। तो इसलिए CH4 को तो दूर रखने की कोशिश करते हैं कि इधर ही दूर से राम राम कर लो, CH4 को वो नहीं आनी चाहिए भाई साहब, दिक्कत क्रिएट कर देगी। तो ये है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके चलते कोशिश की जा रही है कि CH4 को तो कम से कम नहीं लाया जाए। और टारगेट ये है कि अगर हम लोग चीजों को नहीं सुधार पाए तो ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर जब यहाँ पर अभी हम लोग कब बैठे हैं, अभी यहाँ पर 2019 में ना, जब यहाँ पर 2019 के बाद में 80 साल बाद जब चीजें कंप्लीट होगी और हम लोग यहाँ पर 2100वें वाले दौर में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी काफी सारी दिक्कतें। पता नहीं कौन कौन आप में से या कौन कौन यहाँ पर जिंदा रह गए चीजें देखने के लिए 2100 का मतलब है यानी कि अभी 80 साल और जीना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर आज आप लोग 20 साल के हो चुके हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर 100 साल जीते हो तो आप लोग यहाँ पर ये वाला ड्यूरेशन देख पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन देख पाता है। ओके चलो बताओ कौन कौन देख पाता है, बताओ कौन सा यहाँ पर तैयार है देखने के लिए। इसके लिए आप लोगों को कुछ काम करने पड़ेंगे, जैसे कि अपने आपको हेल्दी रखना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छे से खाना पीना पड़ेगा, अपनी बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, अपने आपको हष्ट-पुष्ट रखना पड़ेगा, तभी 80 साल और जी पाओगे अगर 20 साल हो चुके हो, वरना 100 साल कोई पकड़ता नहीं आज की डेट में, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आप लोग जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, तो बेसिकली हुआ है। और ये भी हेल्थ का ध्यान रखने में फायदा करेगा क्योंकि नुकसान इन्वायरमेंट की वजह से जो दिक्कतें हो रही है, ठीक है। तो उन सब मुद्दों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है, क्लीन एनर्जी का, एनर्जी इफिशिएंसी को लेकर बात की जा रही है, लो एमिशन देखने को मिलेगा, तो सारा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और नेट जीरो एमिशन का बेसिक पर्पज यही होता है कि एक तरीके से कई सारी कंट्री जो है ना अभी फिलहाल 2050 तक बोल चुकी है नेट जीरो एमिशन करना है। तो ये बेचारे यहाँ पर इंडिया के पीछे पड़ गए कि यहाँ पर इंडिया को भी लेकर आना है। तो इंडिया बोला यार हमने अभी कुछ अचीव तो किया नहीं है, दुनिया भर की पॉपुलेशन हमारी बेरोजगार घूम रही है, हम तुम्हारे चक्कर में आके तो भाई साहब हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इंडिया ये बोल रहा है। तो देखो इंडिया को कितना मना पाते हैं फिलहाल, अभी क्या टारगेट अचीव कर पाते हैं, तो आगे देखने को मिलेगा कॉन्फ्रेंस के बाद में, ठीक है। तो फिर डिस्कस कर लेंगे। तो बबुआ कैसा लगा आर्टिकल, आया कुछ समझ में या फिर पल्ले नहीं पड़ा है? बिहारियों में बोलते हैं ना सर, एक फ्रेंड था मेरा वो बोला करता कैसन हो बबुआ आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कन्विंग। आज कुछ ज्यादा मौज मस्ती कर रहा हूँ ना मैं, पता नहीं कभी कभी अंदर से खुशी रहती है बिना किसी बात की। मेरा शेड्यूल अच्छा फॉलो हो जाता है कभी तब भी मेरी खुशी अच्छी हो जाती है यानी कि यार जिंदगी में ना हमेशा अपने टारगेट रखो, ठीक है, कि आज मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, ठीक है। और फिर अगर चीज़ें अचीव कर पा लो तो फिर उसको सेलिब्रेट करो अच्छे से, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी आप लोगों को पढ़ा कर, ओके तो यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली कन्विंग डिक्लेरेशन के बारे में। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले किसके बारे में है ये, तो याद रखिएगा यहाँ पर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के बारे में है यहाँ पर ये, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है और बायोलॉजिकल यानी कि जीवन से रिलेटेड डाइवर्सिटी, ठीक है, यानी कि विभिन्नताएं, ठीक है, इस तरीके से देख लिया करो। तो अभी यहाँ पर 15th कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, बेसिकली पार्टीज यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और कहां पर हुई है? चाइना के अंदर हुई। तो हमारे लंगोटिया यार के अंदर ये चीज देखने को मिली जिसमें 100 देशों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। अब क्वेश्चन ये तो पूछा जा सकता है कि ये बेसिकली कन्विंग जो यहाँ पर कन्विंग डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा कब से लेकर कब तक टाइम पीरियड इसका रहने वाला है, तो भाई साहब 2020 से अभी तक ये था, तो 2021 से लेके ये 2030 तक रहने वाला है, ठीक है। अब लोगों से क्वेश्चन यहां पर ये पूछ जाएगा इससे पहले क्या था, तो ये याद रखिएगा इसका नाम था HEAICHI, तो HE डिक्लेरेशन था बेसिकली इसका नाम। तो कोई पूछ ले कब से कब तक था, तो 2011 से लेकर 2020 तक था, ठीक है। तो ऐसे से क्वेश्चन बन जाते हैं बड़ी फ्रीक्वेंटली। अभी अगर बात करें यहाँ पर 20 बेसिकली टारगेट की बात की जा रही है बायोडाइवर्सिटी लॉस को लेकर, जो कि यहाँ पर HE के अंदर डिस्कस किया गया था। तो HE को मैं तो आप लोग थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे पब्लिक अवेयरनेस होगी, वैल्यू ऑफ द जो बायोडाइवर्सिटी उसकी अंडरस्टैंडिंग, रिमूवल ऑफ द जो एक तरीके से नहीं, एक तरीके प्रिजर्व जो भी जो इंसेंटिव्स होते हैं उनके बारे में, पोल्यूशन को कम करना है, स्पीसीज के बारे में ध्यान रखना है, प्रोटेक्टिव एरिया के बारे में ध्यान रखना है, जैसे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है, कुछ इसी टाइप में बात की जा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली HE के अंदर आते थे। तो ये HE की अच्छी बातें जो है आप लोग इसको थोड़ा सा पॉज कर भी देख सकते हैं। वैसे नॉर्मली इतने अंदर घुसकर तो फिलहाल कोई नहीं पूछे क्योंकि आगे का भी स्टैंड स्टार्ट हो गया, तो उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो आगे फोकस किया जाना है तो इसको बात की जा रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, बेसिकली कार्टेजिना जो प्रोटोकॉल है उन बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर याद रखिएगा बायो सेफ्टी। तो अगर पूछ लेगी कार्टेजिना जो प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है, तो ये है बायो सेफ्टी के बारे में।
अब जब नाम ऐसा सुन लिया तो मन तो किया होगा यार कार्टेजिना देख लेते हैं, तो मैंने सोचा दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। तो ये देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया बेसिकली लोकेशन। अब कंट्री भी देख ही लो जब आप लोगों ने इतना देख ही लिया है, ठीक है। तो मैं कहाँ पे लेकर चला गया आप लोगों को, बेसिकली लेके चला गया कैरेबियन सी वाले रीजन में, तो कोलंबिया के अंदर देखने को मिलेगा। और अपनी प्यारी कंट्री कहाँ पर है, ये है अपनी प्यारी कंट्री, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए, ठीक है। लोकेशन जरूर देखा करो जहां पर भी कोई पॉइंट आ जाता है, ताकि आप लोग उसे न भूलो। अगर बात करें डिक्लेरेशन के बारे में, तो डिक्लेरेशन यहाँ पर बेसिकली अभी फिलहाल ये बोल रहा है कि सिंक्रोनाइज किया जाएगा बायोडाइवर्सिटी को, उसी के साथ में यूनाइटेड नेशन के जो दूसरे प्रोग्राम है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। एक यहाँ पर बात करें इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हो गया, ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो इनके साथ में लेकर चला जाएगा, जो कि 3 यहाँ पर ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन के जो यहाँ पर डिकेड के प्रोग्राम है, इनके दशक के प्रोग्राम है यहाँ पर ये, जिनके ऊपर फोकस किया जाना है, ठीक है। इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये थीम क्या है, इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, बेसिकली बात की जा रही है बिल्डिंग ए शेयर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ऑल लाइफ ऑन अर्थ का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर जीव जंतु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, और हमारे जैसे जानवर भी हैं, यानी कि इंसान भी है, ठीक है। तो यानी कि सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सब में एक बैलेंस होना चाहिए। पृथ्वी उनकी भी इतनी है जितनी हमारी है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए बड़ी हरकतें करते हैं गंदी गंदी, तो उनसे डिस्टेंस बनानी है। तो 30/30 टारगेट के बारे में बात की जा रही है, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 से यहाँ पर कनेक्ट करता है। तो इसमें 30% हम लोग क्या करने हैं, लैंड को बेसिकली जो डिग्रेड हो रही है उसको बचाना है, ठीक है। उसी के साथ में 30% ओशन को प्रोटेक्ट करना है, ओशन के अंदर जो पोल्यूशन देखने को मिलता है और जो सीधी हरकतें, तो 30% बेसिकली कवर करना है 2030 तक का, 30%। तो अब भूलोगे नहीं ना, याद रखना। यहाँ पर बेसिकली कोशिश की जा रही है कि प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको कैसे रोकना है, उसके ऊपर ही फोकस है। केमिकल कैसे यूज किया जाता है, जैसे कि फर्टिलाइजर वगैरह एग्रीकल्चर के अंदर, उसको रोकना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक तरीके से चहुमुखी विकास करने की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। इसके चलते जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो रोड मैप है यहाँ पर, इसको लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। ये यहाँ पर बात की गई थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 हुई थी यहाँ पर 2019 में, उससे चीजों को आगे लेकर चला जा रहा है। और अभी यहाँ पर बेसिकली कोशिश की जा रही है कि चीजों को अच्छे लेवल पर लेकर चले। तो यहाँ पर अभी ये कन्विंग डिक्लेरेशन देखने को मिला आप लोगों को, ठीक है। होना तो पहले था पर लेकिन थोड़ा सा डिले चल रहा है यहाँ पर। ये आप लोगों को पता है कोविड-19 ने सबकी वोट लगा रखी है, वोट नहीं वाट, ठीक है। आप लोगों ने एक कहानी कितनों ने सुनी है कि एक पर्टिकुलर एक चिट्ठी आती है घर में, कि हाँ एक चिट्ठी आती है घर से, तो पूछते हैं घर पे क्या है, कि हाँ एक छत टूट गई बाकी सब सही है, बकरी मर गई बाकी सब सही है, बूढ़ी जो माँ थी बेसिकली वो गुजर गई बाकी सब सही है। और सुना आप लोगों ने वो डायलॉग, तो इसमें सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, सारी चीजें सही है इसके अंदर है। पर लेकिन दिक्कत क्या है, फंडिंग को लेकर जो है सारे जो है वो यहाँ पर एक तरीके से कमिटेड नहीं हुए, ठीक है। तो फंडिंग का मामला जो है उसको भी बेसिकली पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि जब फंड यानी कि पैसे देने के बारे में बात आती है तो सब हाथ खड़े कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जो डिक्लेरेशन हो उसमें फंडिंग की बात की गई, पैसे कौन देगा, तो फिर सब ने बोला कि भाई साहब हमारे पास में नहीं है, ठीक है। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है, मतलब बर्बादी तुमने सारी कर दी, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, ठीक है। तो वो सारी दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसलिए ये चीजें हैं काफी ज्यादा जिसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अमीर देश जो है वो पैसा नहीं देंगे तो गरीबों का काम कैसे चलेगा, उनके पास में वैसे ही चीजें नहीं है। तो ये कुछ मुद्दे होते हैं लिखने के, जिनको आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक काफी एम्बिशियस प्रोग्राम है जो हमारे देश में लॉन्च किया गया, जिसका नाम दिया गया है गति शक्ति, यानी कि गति देनी है वो भी शक्ति के साथ में, यानी कि भाग भाग के चीजें निकलनी चाहिए अब, ठीक है। तो गति शक्ति क्यों निकल कर आ रही है, क्या रीजन है और ये क्या करने वाली है, तो ये काफी रिवोल्यूशनराइज यहाँ पर प्लान इसको बोला जा रहा है। ये बेसिकली मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के बारे में बात करेगा, यानी कि सबको कनेक्ट कर कर एक साथ में लेकर चलने की कोशिश यहाँ पर करेगा ये। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसका बेसिक पर्पज है नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी से क्या फायदा होता है, देखिए अगर कनेक्टिविटी अच्छी बढ़ती है ना तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को सुधरती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर इसलिए टारगेट भी ऐसे हैं, जैसे कि फार्मा मेडिकल डिवाइस जो है इसमें फोकस किया जाएगा, कि यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है कि 109 फार्मा मेडिकल जो डिवाइस क्लस्टर हैं उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। टेक्सटाइल क्लस्टर जो है वो 90 के करीब यहाँ पर पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है। पीएम गति शक्ति प्रोग्राम के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पीस एंड प्रोग्रेस टारगेट है 2024-25 तक का है। डिफेंस कॉरिडोर 2 आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पर निकल कर आएंगे। डेवलप्ड एरिया जो रहेगा 25,000 एकड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि कई सारे एरिया में काम किया जा रहा है, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पर बेसिकली जो लॉजिस्टिक कोस्ट है, लॉजिस्टिक मतलब सामान को लाना ले जाना, जैसे मान लीजिए कोस्टल एरिया से आप लोग सामान लेकर आए, ठीक है, अब उसको अंदर लेकर जाना है देश के अंदर, तो इसके चलते यहाँ पर उसकी कोस्ट जो है लगभग 13% है जीडीपी की। तो अगर उसको हम लोग सस्ता कर पाते तो कितना फायदा होगा, इस पैसे को कहीं और यूज कर लेंगे, ठीक है।
तो ये बात की जा रही है। डेवलपिंग कंट्री में हायर देखने को मिलती है, जो बेसिकली जो हायर देन द डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में नॉर्मली हायर देखने को मिलती है, और जो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को सस्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर साधन ऐसे ही खोज लेते हैं वो लोग, ठीक है। एक तो खासकर मैक्सिमम लोग वो हैं वो वाटरवेज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कि पानी के रास्ते से सामान लाना ले जाना, तो वो चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर पाते हैं आने वाले 4 साल में, तो काफी कुछ ये सारी कोच जो है फालतू की जो खर्चा हो रहा है ये घटता हुआ आप लोग को नजर आएगा। इंक्रीज करेगा कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी, जो भी हमारे पोर्ट्स हैं, यानी कि जो कोस्टल एरिया में जो पोर्ट्स बंदरगाह होते हैं, वहां पर कार्गो यानी कि सामान को हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, जो कि आज के दिन में काफी कम है हमारे देश में। फोकस करेगा एक तरीके से चीजों को इंप्रूव करने में, खासकर ग्राउंड सेविंग कॉस्ट और क्रिएट करेगा जो भी यहाँ पर। इसी के साथ में लगभग 16 यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है उसको इकट्ठा इसके द्वारा किया जा रहा है, एक ही ढांचे में पिरोने की कोशिश की जा रही है। सब्ज्यूम करेगा यहाँ पर लगभग 110 लाख करोड़ जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है 2019 में यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था कि ढांचागत विकास करना है, तो उसके चलते तो इसको भी इसके अंदर सब्ज्यूम कर लिया। अब ये वाली जो स्कीम है वो भी इसी के अंदर आ गई, गति शक्ति के अंदर अलग से ही कोई स्कीम नहीं रही है। 4G कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, आप लोगों को मैंने बताया था ना 5G अभी लॉन्च होने वाला है, ठीक है। 6G जो है उसकी बात की जा रही है 2028 से लेके 2030 तक का, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसके चलते अच्छे लेवल पर हम लोग डेवलपमेंट करने की कोशिश करें। तो 11 इंडस्ट्रियल और इसी के साथ में 2 डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश के अंदर में। कॉम्पिटेटिवनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर ग्रेटली, यहाँ पर हाईली लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर देखने को मिली है तो कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ में एसोसिएटेड यहाँ पर कंसर्न लो हो गए, क्रेडिट ऑफ टेक, यहाँ पर लैक ऑफ जो डिमांड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, तो ये सारी जो दिक्कतें हैं उनका समाधान यहां से निकलता हुआ नजर आएगा। और अगर यहां से समाधान निकल जाता है तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि फायदा कितना होगा, कितने अच्छे लेवल पर हम लोग चीजों को डेवलप कर पाएंगे। और बहुत सारे तो आगे यार हम लोगों ने अभी स्टेप उठाए भी हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लेकर आगे काफी चीजें उससे सुधरती हुई यहां पर नजर आ रही है, ठीक है। जो हम लोग कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर रहे हैं, हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कई सारे आज के दिन में कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट चला रही है अलग अलग एरिया में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है, और कुछ इस तरीके जो क्वेश्चन है आप लोगों से ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये साइंस एंड टेक के अंदर भी आप लोगों को क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि हाँ ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी गवर्नमेंट के द्वारा इनोग्रेट किया गया है सी डॉट है बेसिकली सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। तो यहां पर इसके तहत बेसिकली क्या काम किया जा रहा है कि कम्युनिकेशन को और ज्यादा सिक्योर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर क्वांटम कम्युनिकेशन लैब जो है उसको आगे लेकर चला जा रहा है और डेवलप किया जा रहा है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको QKD बोला गया, ठीक है। मतलब क्या है, क्वांटम की फॉर्म में बेसिकली डेटा को सेंड करना जब होता है तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक वायरस होता है ना, जब वायरस की आप लोग दवाई बनाते हैं तो वायरस अपना नेचर चेंज करता रहता है, ठीक है। तो वायरस की इसलिए दवाई बनाना आसान नहीं होता है। इसी तरीके से आप लोग क्वांटम को समझ सकते हैं। क्वांटम एक ऐसा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर कोई भी उसको टच करने की कोशिश करेगा तो वो अपना पाथ छोड़ देता है और एक तरीके से उसको ट्रेस करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। यानी कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आप लोगों ने ए से बी में अगर सेंड करी और यहां पर क्वांटम की फॉर्म में आप लोगों ने इंफॉर्मेशन सेंड करी, तो कोई भी इसे टच करेगा तो वो इंफॉर्मेशन इससे नहीं ले पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आप लोग का जो कम्युनिकेशन है, आप लोग का जो ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। तो इसी को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है हर एक एरिया में। तो गवर्नमेंट के द्वारा 1 बिलियन नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के ऊपर यहां पर भी खर्च करने की बात की जा रही है आने वाले 8 साल के अंदर में। तो यहां पर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहां पर ये इसको हम लोग क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी है ना, वो यहां पर इसी मॉडल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मॉडल पर काम करती है, ठीक है। तो उसी तरीके से काफी सिक्योर होती है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग जो है सीक्रेट की आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी काफी अच्छे लेवल पर, जिसका हम लोग सिक्योर तरीके से फायदा उठा पाएंगे बहुत सारे सिस्टम के अंदर। तो एक तरीके से कन्वेंशनल जो क्रिप्टो सिस्टम है यूज करता है, डेटा को इनक्रिप्ट करता है। आज के में हम लोग कैसे डेटा ट्रांसफर करते हैं, जैसे मान लीजिए ए से बी के पास में कोई यहां पर डेटा जाना है, ठीक है। तो जहां से ए के बी के पास में कोई डेटा जाएगा उसका बेसिक ये रहेगा कि पहले यहां पर कोई डेटा है, जब सेंड करने से पहले उसको एक तरीके से इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। इनक्रिप्ट मतलब कोड की फॉर्म में लिख दिया जाएगा ABCD कुछ भी इस तरीके से, फिर वो जाएगा तो रिसीवर पे फिर से डिक्रिप्ट हो जाएगा और फिर से आप लोग उसको पढ़ पाएंगे। तो यानी कि इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड होता है, तो उस फॉर्म में हम लोग डेटा सेंड करते हैं आज की डेट में। जो आप लोग यहाँ पर मैथमेटिकल एल्गोरिथम जो रहती हैं वो यहाँ पर बेसिकली चीजों को ऑफर करती हैं और सिक्योर माना जाता है नॉर्मली, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करेंगे अभी क्वांटम कम्युनिकेशन में,
जो यहाँ पर ये चीजें सेंड की जा रही है, इसको हम लोग कैसे लेकर चलेंगे, इसको फोटोन की फॉर्म में बेसिकली हम लोग लेकर चलने वाले हैं। तो इंक्रिप्शन जो है वो अनअवेलेबल, यानी कि एक तरीके से अनब्रेकेबल, यानी कि इंक्रिप्शन जो है वो ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। अगर फोटोन को परफेक्टली अगर कोई कॉपी करने की कोशिश करेगा तो वो कॉपी नहीं हो पाएगा, तो कॉपी नहीं हो पाएगा तो एक तरीके से आप लोग की इंफॉर्मेशन वो कोई चुरा नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप लोगों का जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये काफी इसेंशियल है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में पूछे तो एक लेवल पर एक नया एक्सपेरिमेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि एक काफी स्टैंडर्ड और एक काफी अच्छे लेवल पर जो यहाँ पर क्रिप्टो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से पॉलिसी पर रिलाई करते हैं उसी बेस पर यहाँ पर डेटा के लीक होने के, हाईजैक होने के चांसेस जो है वो ना के बराबर हो जाएंगे। अभी आप लोगों ने सुना कई बार कि यहाँ पर उनके द्वारा ये डेटा एक तरीके से लीक हो गया, वहां पर उन्होंने हैक कर लिया है नेटवर्क, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हैकिंग वगैरह आप लोगों की बिल्कुल खत्म होती नजर आएगी अगर हम लोगों ने इसको एक बार यूज करना स्टार्ट कर दिया तो इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो काफी सतर्क तरीके से काम कर रही है। तो मेरे हिसाब से एक अप्रिशिएट करने लायक मूव है ये। तो देखते हैं कहां पर जाकर चीजें किस तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पर निकल कर आ रही है ये है बेसिकली इकोनॉमी के बारे में, और यहां पर बात की जा रही है टैक्स हेवन के बारे में। टैक्स हेवन किनको बोलते हैं आप लोग? टैक्स हेवन उनको बोलते हैं जो स्वर्ग हैं टैक्स वाले लोगों के लिए, यानी कि एक तरीके से जहां पर टैक्स काफी कम जाता है। यानी कि अपने देश में अगर कोई कंट्री है, कोई कंपनी है, तो उसको यहां पर मान लीजिए 15% एक तरीके से कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ रहा है, और वो जो है उसका 100 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने 100 करोड़ के टर्नओवर में से 15 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट को दे दिए। 15 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। सोचो अगर ये जो कंपनी है ये चली गई किसी ऐसी कंट्री में जहां पर ओनली 1% टैक्स लगता है, तो सीधा सीधा इसके 14 करोड़ रुपए बच जाएंगे यहाँ पर सीधे सीधे, ठीक है। तो उसी चलते यहाँ पर कंपनी जो है वो टैक्स हेवन कंट्री में जाकर बैठ जाती है ताकि अपने टैक्स को सेव कर सके। तो अभी रिसेंटली कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली कि जो अमीर लोग हैं, ठीक है, और खासकर जो ऐसी कंपनी है वो यहाँ पर ऐसे काम करती है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी काफी लार्ज स्केल पर ये दिक्कतें सामने निकल कर आई जब पेंडोरा पेपर लीक सामने निकल कर आया कि हाँ लोग जो है वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है यहाँ पर वो आज के डेट में टैक्स हेवन कंट्री में ले जाकर रख दे रहे हैं ताकि उसके ऊपर टैक्स न लगे। तो इसके चलते यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर इंक्लूडिंग 81 इन साउथ, यहाँ पर इसके अंदर की बात की जा रही है। 81 ऐसे लोग देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है डकोटा, इसी के साथ में फ्लोरिडा, और यहाँ पर बात की जा रही है ये यहाँ पर दिलावरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कई सारे एरिया हैं यहाँ पर जो कि यूएसए के अंदर टोटल 81 लोग यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जहां पर जो बेसिकली 81 यहाँ पर आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। बोला गया कि जो फैमिलियर है ऑफशोर हेवन को लेकर, ठीक है। तो डिस्क्लोज किए गए सीक्रेट की कई सारे अकाउंट यहाँ पर ट्रस्ट स्कैटर्ड आप लोगों को थ्रू आउट देखने को मिलेंगे यूएसए के अंदर भी, यानी कि यहाँ पर भी ये पैटर्न काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, ये रीजन क्या है कि यूएसए जो है वो यहाँ पर आज के डेट में टैक्स हेवन बनता जा रहा है, क्योंकि यूएसए एक फेडरल कंट्री के तरीके से है, यानी कि यहाँ पर जो 50 राज्य हैं वो खुद का अपना पूरा सिस्टम है, खुद का उनका एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर ये, और खुद की उनकी सिटीजनशिप तक भी है, तो अपने हिसाब से वो काम कर पाते हैं। तो यूएसए के ये जो बेसिकली एरिया है यहाँ पर ये टैक्स हेवन इसलिए बनते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नो रूल अगेंस्ट, ये यहाँ पर परपेचुइटी। इसका मतलब क्या होता है कि लंबे समय तक आप लोग यहाँ पर चीजों को बनाकर रख सकते हैं, उसके खिलाफ कोई नहीं होगा। यानी कि एक तरीके से अगर आप लोगों ने पैसा ले जाकर यहाँ पर रख दिया तो आप लोगों की अगर किसी रीजन की वजह से जैसे 50-100 साल, 50-100 तो मतलब 50 तो कम है, मतलब 100-200 साल अगर आप लोग जीकर जा रहे हैं मतलब 150 साल तो कम से कम जीना ना, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोग 150 साल जीकर जा रहे हो, ठीक है। तो 150 साल बाद फिर आप लोग की जो फैमिली है, परिवार वाले हैं, ये जो भी आप लोगों ने पैसा यहाँ पर रखा है वो उसको ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों की पुश्तैनी जायदाद जो है जो आप लोगों ने एक तरीके से इकट्ठी की है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये मतलब है यहाँ पर, तो इसके खिलाफ कोई रूल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एसेट्स का प्रोटेक्शन मिलता है काफी अच्छे लेवल पर यहाँ पर जो प्रोवाइड किया जाता है, और ट्रस्ट नोट टेक्स्ट, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से इसके ऊपर टेक्स्ट भी नहीं लगता है, ठीक है। इसी के साथ में प्राइवेसी का भी जो प्रोटेक्शन अच्छे से मिलता है, कोई यहाँ पर इसको निकाल नहीं पाता है। तो ये चीजें डेवलप हो रही हैं आज की डेट में, तो इसके ऊपर यहाँ पर अभी बात की जा रही है फोकस देने की ताकि इन चीजों को हैंडल किया जा सके। तो उसी के चलते ये न्यूज में आ गया। जो यहाँ पर ट्रस्ट इंडस्ट्री है बेसिकली क्या करती है, ये काफी ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री यहाँ पर बनती हुई जा रही है। ये एक तरीके से एक तो जो यहाँ पर पैसा रखता है उसको तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ये गवर्नमेंट के लिए भी एक रिजर्व का काम करती है कई बार, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है उनकी अर्निंग होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। पर लेकिन जब से यहाँ पर पेंडोरा बॉक्स जैसे यहाँ पर चीजें देखने को मिली, अब इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं कि यार ये तो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, नॉर्मल जनता का पैसा जो है
एक तरीके से टैक्स में इतना जाता है और यहाँ पर ये टैक्स बचाए बैठे हैं, ठीक है। तो फेडरल ऑफिशियल के द्वारा भी और कई लोगों के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि आज की डेट में जो हम लोग प्राइवेसी की जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, खासकर उन लोगों को जो आज के डेट में क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ में फॉरेन ऑफिशियल को इस तरीके से देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर कोई केस चल रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा ये सारी चीजें प्रोवाइड कराना नहीं चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। यानी कि हम लोगों को खासकर जो सेल कंपनी बना लेते हैं अपने पैसे को सेव करने के लिए, उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर इस पैटर्न से हटाना चाहिए। जो रियलिटी में एक सही चीज है, जो सही इंसान है, अगर कोई इस तरीके से पैसे रखना चाह रहा है, कम से कम क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों को तो मत रखो, ठीक है। टैक्स चोरी करना एक बार को समझ में आ रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी आप लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हो, तो इसके चलते थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो ये बातें अभी रिसेंटली देखने को मिली, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा मुद्दा था, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस किया देख लेते हैं। फीडबैक जरूर दिया करो, आप लोग बताया करो कि लेक्चर कैसा लगा है। 1 सेकंड लगेगा आप लोगों को, अगर वीडियो को आप लोग डिसलाइक कर दोगे या फिर लाइक कर दोगे तो इससे मुझे पता चलता रहता है कि हाँ आप लोग किस तरीके से चीजों को देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें कोई कुछ नहीं बिगड़ता है, तो इसको जरूर आप लोग बेसिकली किया करो। और इससे क्या होता है, अगर आप लोग इस तरीके से करते हो चीजें बेसिकली लाइक और डिसलाइक, इससे और भी आप लोग को देखने को मिलेगा कि वीडियो की रीच भी काफी सारे लोगों तक बढ़ती है। क्योंकि यूट्यूब को ये लगता है मतलब डिसलाइक कर दोगे तो खैर रीच नहीं बढ़ेगी ठीक है, पर लेकिन डिसलाइक में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे फीडबैक मिल जाएगा कम से कम, ठीक है। तो ये है कि मुझे फीडबैक की ज्यादा वो रहती है कि कम से कम क्या क्या दिक्कतें आ रही है उसको इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। तो डिसलाइक कर सकते हैं, इसलिए बटन है वहां पर, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही, कोई दिक्कत है तो, ठीक है। तो बाकी दोनों वीडियो आप लोग देखते रहिए और टेलीग्राम पर आप लोग जरूर कनेक्ट रहिए और अच्छे से सारे फेस्टिवल जो है आप लोग सेलिब्रेट करते रहिए, ये हमारी कल्चर का पार्ट है, अच्छे से एंजॉय कीजिए। सबसे पहले गति शक्ति प्रोग्राम के बारे में हम लोगों ने बात की, डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। ये तो काफी डिटेल में मैंने प्रोग्राम आप लोगों से डिस्कस किया, जिसको हम लोगों ने कन्विंग डिक्लेरेशन के बारे में बात की, अच्छी जो डिक्लेरेशन के बारे में बात की, और क्या क्या है यहाँ पर 30x30, तो कई सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की, तो कंफ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे हम लोगों ने यहाँ पर बात की बेसिकली इसके बारे में, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में बात की काफी अच्छे से। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की, ये पर्टिकुलर आप लोग याद रखेंगे इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी के बारे में, तो इंडिया को ये अपना पार्ट बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बोलते हैं, तो डिटेल में समझा इसके बारे में। इसके साथ में हम लोगों ने नेक्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में काफी कुछ यहाँ पर समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर इकोनॉमी टैक्स हेवन, ये सारी बातें हम लोगों ने समझी। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं हो जाना चाहिए इसको देखा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर जरूर दिया करो, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो और आंसर देते हो, ठीक है। तो इससे मुझे भी पता चलता रहता है कि हाँ आप लोग चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो क्वेश्चन एक बार लिखकर देख लोगे तो लंबे समय तक याद भी रख पाओगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अच्छे आंसर दिए गए हैं, यहाँ पर रिजवान फिरदौस के द्वारा और यहाँ पर चित्रा परिहार के द्वारा, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। तो क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने रिसेंटली, अभी डिक्लेरेशन के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर बताइए ये डिक्लेरेशन का नाम क्या दिया गया। इसी के साथ में थीम क्या थी यहाँ पर जापान के अंदर वो एक पर्टिकुलर स्टडी का नाम बताना है जहां पर इससे पहले डिक्लेरेशन देखने को मिला था। 30x30 का मीनिंग क्या है यहाँ पर ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और इस इंडेक्स में किस कंट्री को अब की बार इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। इंडिया जो है उसकी रैंकिंग कितनी यहाँ पर इंप्रूव हुई है, यहाँ पर IEA की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इसी के साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तभी आप लोग लंबे समय तक याद रख पाओगे। 8th जो एडिशन है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का इंडिया और श्रीलंका की आर्मी के बीच में, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है यहाँ पर इसका नाम क्या है, ठीक है। रिसेंटली अभी इंडियन आर्मी को बेसिकली अवार्ड दिया गया गोल्ड मेडल, जिसको यहाँ पर एक तरीके से कैरेबियन पेट्रोल एक्सरसाइज थी यहाँ पर, ये वेल्स के अंदर देखने को मिली, कैम्ब्रियन, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस किया था। PSF क्या है डिटेल में डिस्कस किया था, पहले किस मंत्रालय के अंडर में था, अब किसी दूसरे मंत्रालय के अंदर में, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। वन हेल्थ का मतलब क्या है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है और कहां से लिया गया वन हेल्थ का ये विजन। तो यहाँ पर OIE क्या है यहाँ पर, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। युद्ध अभ्यास जो है ये कहां पर अभी देखने को मिला, 17वां इसका संस्करण, अभी ये बताना है आप लोगों को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन क्या है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। 2020 में अगर बात करें तो कुछ और थी, अभी यहाँ पर 21 में कुछ और हो गई है, तो उसके चलते यहाँ पर 116 कंट्री में से हमारी पोजीशन क्या है, ठीक है। OFB क्या है यहाँ पर, जिसको अभी यहाँ पर बेसिकली 7 डिफेंस PSU में कन्वर्ट किया गया है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो एक एक कर देख लेते हैं। यहाँ पर 8th जो एडिशन है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, ये इंडिया और श्रीलंका की आर्मी के अंदर देखने को मिला, इसका नाम है मित्र शक्ति, ठीक है। गोरखा राइफल के बारे में याद रखिएगा, फ्रंटियर फोर्स है यहाँ पर इंडियन आर्मी के अंदर, इनको बेसिकली गोल्ड मेडल मिला है यहाँ पर जो यहाँ पर कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज होती है यहाँ पर वेल्स के अंदर में, जो कि यूके के अंदर में, मैंने आप लोगों को मैप भी दिखाया था। प्राइज स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में बात की जा रही है। प्राइज स्टेबलाइजेशन फंड क्या है, कल को कोई कंट्री ऐसी है यहाँ पर जो कि अपनी कंट्री के अंदर, मान लीजिए कोई कंट्री ऐसी है, सॉरी कोई
मतलब कंट्री बोलो, कोई ऐसी कंपनी यहाँ पर कोई प्रोडक्ट लेकर आ रही है, ठीक है, उसका वो कर लिया उसने काला बाजारी और उसकी वजह से मार्केट में प्राइस उसका बढ़ गया, तो यहाँ पर इसको चेक करने की कोशिश की जाती है, फंड दिया जाता है बेसिकली। पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता था, अब फिलहाल इसको ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वन हेल्थ का मतलब क्या होता है, इस प्लेनेट पर, पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं यहाँ पर, तो जीव जंतु भी और इंसानों भी दोनों के बारे में सोचने की बात की जा रही है पूरी एक सबके बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज को लेकर चल रही है, ठीक है। तो वन हेल्थ का मतलब ये नहीं कि हेल्थ मिनिस्ट्री लेकर चल रही है, तो कंफ्यूजन में डालकर क्वेश्चन पूछ लेंगे तुरंत आप लोगों से। वन हेल्थ जो है यहाँ पर ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और इसी के साथ में एग्रीकल्चर जो यहाँ पर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये विजन लाया गया था। 17th इंडो यूएस ज्वाइंट मिलिट्री, इसका नाम है युद्ध अभ्यास, याद रखेगा, अलास्का के अंदर ही देखने को मिला। इंडिया की पोजीशन जो है वो 101 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 116 कंट्री में से, यानी कि 15 हमसे बेकार है, बाकी हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं। 94 थी 2020 में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को अभी यहां पर 7 न्यू पीएसयू में अंदर बेसिकली इसको सबमिटा गया है, जिसके चलते हमारी कंट्री में डिफेंस के फील्ड में काफी कुछ काम किया जा रहा है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। पीडीएफ तो यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी सारी चीजें। क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग जरूर दिया करो, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्या बात करता है, किस चीज के बारे में, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों से बेसिकली बात की थी, ठीक है। आप लोगों को बेसिकली बताना है जो बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बताइएगा, तो ये भी आप लोगों का रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा, कब कब इनको बेसिकली लेकर आया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।